दोस्तों नमस्कार। बहुत बदल गया है बिहार। 2020 के चुनाव और 2025 के चुनाव की भी तुलना करें तो वाकई बहुत बदल गया है बिहार। और इतना बदल चुका है कि इसका एहसास पूरे देश ने किया, समूची दुनिया ने किया कि दरअसल किसी राज्य के भीतर अगर बेरोजगारी मुद्दा बन जाए, किसी राज्य के भीतर अगर लोगों की जरूरतें आक्रोश के जरिए वोटिंग में तब्दील होने लग जाए और जिस तर्ज पर 20 बरस से एक ही सत्ता चली आ रही है, उस सत्ता को लेकर बहुत सारे सवाल भी हों और उस सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को लेकर जब उनके अपने सहयोगी ही उन्हें खारिज करने में लग जाएं, तो होता क्या है। पूरे देश ने इस नजारे को देखा है। 6 तारीख को जब वोटिंग हुई, वह वोटिंग अपने आप में सबको चौंका गई और फिर 11 यानी कल को जो वोटिंग हुई उसे तो चौंकाना ही था। लेकिन 2020 और 2025 के बीच में नहीं, आज आप आने वाले वक्त में खड़े हो जाइए। यह वक्त इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कितना कुछ बदल चुका है चुनाव को लेकर, नैरेटिव को लेकर, मीडिया को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर और आपके ध्यान और आपके ज्ञान दोनों को भटकाने को लेकर। शायद इसीलिए एक नैरेटिव एग्जिट पोल का है, एक नैरेटिव अधिकारियों के बीच से रेंग रहा है, एक नैरेटिव दिल्ली के हाथों रेंगते हुए बिहार को अपने इशारे पर नचाना चाहता है और एक नैरेटिव ऐसा है जो इस देश के चौथे स्तंभ यानी उस मीडिया के हाथों का खिलौना है जो चाहे तो सत्ता के साथ जब खड़ी हो जाए तो फिर क्या सुबह और क्या रात, आपके जहन में सिर्फ एक ही बात रेंगेगी, जो दिखाई दे रहा है वही सच है। जी हां, जो दिखाई दे रहा है का मतलब चुनाव नहीं, बल्कि चुनाव के बाद जो बताया जा रहा है वही सच है। तो आइए आज एक एक पन्ने को खोलने की कोशिश की जाए। 2020 के जब चुनाव हुए थे, इतनी वोटिंग हुई नहीं थी। पहले चरण में 57%, दूसरे चरण में 58% जिन सीटों पर वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी कि इस बार जो वोटिंग हुई वो पहले चरण में 65.08%, फेज 2 में 68.76% यानी तकरीबन 69%। एवरेज निकालिएगा तो 66.91% वोटिंग इस बार हुई है। जाहिर है बहुत वोट पड़े हैं। एसआईआर के जरिए जितने वोट कटे उसकी तुलना में ज्यादा वोट पड़े हैं, जो नए वोटर जुड़े उसकी तुलना में ज्यादा वोट पड़े हैं और यह आंकड़ा लाखों में है। लाखों से मतलब अगर आप नए वोट को हटा दीजिएगा, जो तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने बतलाया वो तकरीबन 20-21 लाख के नजदीक का है, लेकिन वोट तो ज्यादा 72 लाख पड़ गए, यानी 50 लाख बिल्कुल नए वोट ज्यादा पड़े हैं 2020 की तुलना में। वह वोट पहली बार निकलकर क्यों आए? क्योंकि उससे पहले भी एवरेज जो बिहार की वोटिंग का रहता था वो 60% छूता नहीं था। यानी 2025 में कुछ तो बदला है या बहुत कुछ बदला है। और शायद पहले चरण ने एक झटका दे दिया पटना से लेकर दिल्ली तक, जो ये मानकर चल रहे थे कि उनकी बिसात पर ही यह चुनाव होगा। तो 2020 में एनडीए को मिले थे 37.26% और महागठबंधन को मिले थे 37.23%, यानी दोनों के बीच जो अंतर है वह 0.03% का, 0.03%। यह है अंतर पिछली बार का। जो एनडीए को वोट मिले थे वह मिले थे 1,57,02,650, 1,57,02,650 ये मिले थे एनडीए को और महागठबंधन को मिले थे 1,56,91,500। दोनों के बीच अंतर था 11,150 वोट का, 11,150 वोट का अंतर था और यहीं पर महागठबंधन पिछली बार चुनाव हार गया। महागठबंधन को मिले 110 सीट
और एनडीए को मिले 125 सीट, 125 सीट वाले की सरकार बन गई। इस बार जब इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई, अब सवाल था वो वोटिंग किसके हक में जा रही है। पहले चरण की वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने नहीं बतलाया कितने महिलाओं ने वोट डाले, कितने पुरुषों ने वोट डाले, जिससे एक एनालिसिस होता, नहीं बताया गया। और पहले चरण के बाद बताया गया था 64.8% वोटिंग हुई थी, जो उसके बाद बढ़ के 65.08 हो गई। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ भी दीजिए। तो पहले चरण की वोटिंग ने एक हड़कंप मचा दिया और उसके बाद अगला सवाल यह था कि यह रफ्तार तो आने वाले वक्त में और मुश्किल करेगी। तो क्या कोई नैरेटिव बनाने की जरूरत है, क्या एक प्लानिंग बनाने की जरूरत है, क्या इस डिजाइन से चीजों को अब रखने की जरूरत है, जो कि बिहार के चुनाव में आखिरी क्षणों में शायद वोटिंग के बाद भी कुछ कमाल कर सके। अब आपके जहन में सवाल होगा, ये आखिरी क्षणों का क्या मतलब होता है और क्या वोटिंग के बाद भी कुछ होता है। तो फिर लौटिए 2020 में। 2020 में 1000 से कम जिन सीटों पर प्रभाव पड़ा था, जो जीत हार हुई थी, वह 8 विधानसभा सीटें थी। 5000 से कम 48 विधानसभा सीटें थी। और अगर आप 10,000 के आंकड़े को छूते हैं तो फिर आप जान लीजिए हर तीसरा व्यक्ति 10,000 के नीचे वोट से जीता या हारा था, यानी 90 के करीब सीट 10,000 की थी। इस 10,000 का मतलब यह होता है कि सिर्फ 5,000 वोट ही तो डामाडोल होने हैं। अब इस 5,000 के वोट के दायरे में शुरू में जो बैलेट बॉक्स खुलते हैं, बात वहीं से शुरू हो जाती है और जो प्लानिंग होती है वो वहीं से शुरू होती है, क्योंकि 90 सीटें अगर पिछली बार इतनी थी तो उससे पहले क्या वाकई जो एग्जिट पोल का मार्जिन है इस बार वो उस बार की तरह उतना टाइट नहीं दिखाई देगा। उस वक्त सिर्फ 0.03% था। इस बार एवरेज जो है वह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4% तक है। अंतर जो है परसेंटेज ऑफ वोट का एनडीए और महागठबंधन के बीच में। यहां पर एक बात और जहन में रख लीजिए, अगर 2% का अंतर वोट का हो जाए तो 18 से 30 सीटें एक झटके में महागठबंधन की कम हो जाएगी या कहें बढ़ जाएगी एनडीए की। अगर वो 3% हो जाए तो फिर 34 से लगभग 45 सीटों का अंतर होगा, जो सीधे तौर पर या तो महागठबंधन की कम होगी या एनडीए की बढ़ जाएगी। और अगर 4% हो गया तब तो 50 से 70% तक कुछ ज्यादा भी हो सकता है। यह अंतर होता है परसेंटेज ऑफ वोट को लेकर। और एवरेज एग्जिट पोल में यह लकीर खींची गई कि दरअसल 1% से लेकर 3% तक का तो अंतर है ही। और 1% से 3% का मतलब यह है कि 18 से 45 सीट का अंतर होना ही है। तो पहला नैरेटिव जो होता है वो परसेंटेज ऑफ वोट को लेकर होता है। दूसरा नैरेटिव जो बिहार के भीतर सबसे बड़ा नैरेटिव है वो है महिलाओं का नैरेटिव। और इलेक्शन कमीशन ने कल जारी किया, जो उसे पहले चरण के बाद करना चाहिए था उसने नहीं किया। दूसरे चरण खत्म होने के बाद पहले चरण का जारी करके बताया कि दरअसल महिलाओं ने पहले चरण में 69.04% वोट डाला और पुरुषों ने 61.56% वोट डाला। दोनों के बीच अंतर लगभग 8% का है। और दूसरे चरण में महिलाओं के वोट और बढ़ गए। वो 69 था तो दूसरे चरण में महिलाएं 74% पर आ गई, 74.03% पे। और पुरुष जो थे वो 64.1% पे आए, यानी बढ़ोतरी वहां भी हुई यहां भी हुई, लेकिन अंतर उसी 10% के इर्द गिर्द महिलाओं का अंतर पुरुषों की तुलना में होकर खड़ा हो गया, जो सीधे तौर पर यह बतलाता है कि दरअसल जो व्यापक अंतर परसेंटेज ऑफ वोट का बढ़ा है वो महिलाओं की वजह से बढ़ा है। यानी महिलाओं ने ही वोट डाले हैं, पुरुषों ने भी डाले हैं, लेकिन व्यापक अंतर। तो पहला नैरेटिव था परसेंटेज ऑफ वोट का, दूसरा नैरेटिव था महिलाओं का, तीसरा नैरेटिव अपने तौर पर चलाने की कोशिश पहले चरण के बाद से ही बीजेपी या कहें एनडीए के नेताओं ने शुरू कर दी कि 2020 में भी तो वोट परसेंटेज बढ़ा था।
लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि दरअसल उससे पहले 2005 में परसेंटेज ऑफ वोट लालू यादव जब चुनाव हारे थे और नीतीश कुमार जो पहले चरण में जीते थे, वो दरअसल सबसे न्यूनतम पर चला गया था 45%। तो 45% से बढ़कर अगर 54-55% की वोटिंग होती है और उससे पहले 54-55% एक एवरेज हो, तो वो बढ़ता नहीं है, वापस वोटरों का लौटना होता है। लेकिन इस बार बिहार में वोटर लौटा नहीं है, बिल्कुल एक नई ताकत के साथ मैदान में उतरा है। और वो नई ताकत क्या वाकई महिलाओं के साथ जोड़ी जाए, परसेंटेज ऑफ वोट के अंतर के साथ मान लिया जाए, तो यह एक शॉक एब्जर्वर या फिर एक सहमति बनाने की कोशिश चुनाव परिणाम से पहले होती है, क्योंकि इसके भीतर अब अधिकारियों का रोल भी बड़ा हो जाएगा। और अधिकारियों का रोल बड़ा होने का मतलब यह है कि पोलिंग बूथ पर आप कितना भी खूंटा गाड़ के बैठ जाइए, जो शुरू से शुरुआत होती है उसमें आपके जहन में यह रहना चाहिए कि 5,000 वोट का ही तो पूरा खेल है, सिर्फ 5,000 वोट का खेल है। 5,000 वोट के दायरे में अगर 90 सीटें आ रही हैं जो पिछली बार आई थी, यानी 5,000 वोट अगर माइनस हो जाते जीतने वाले के हिस्से तो वो हार जाता। और इस दायरे के भीतर तो 1,000 वोट, 2,000 वोट, यहां तक कि 12 वोट का भी अंतर आया, 200 वोट का भी अंतर आया, 307 वोट का अंतर भी आया, 435 का भी अंतर आया, 567 का भी अंतर आया, 612 वोट का भी अंतर आया, 870 वोट का भी अंतर आया। यह भी अंतर आया है जो बिहार के चुनाव में पिछली बार हुआ। इस बार ऐसा नहीं होगा, मार्जिनली चीजें नहीं चलेंगी। इसीलिए परसेंटेज ऑफ वोट 1 से 4% के बीच अलग अलग जगहों पर रेंग रहा है। अब इसके भीतर एक और सवाल है, जो नैरेटिव बनाया जाता है वह उस हिसाब से भी क्रिएट किया जाता है, जिसको अब एग्जिट पोल जो अब बतला रहे हैं उनके भीतर जब आप झांकिएगा तो उसमें सारी चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। यह हर किसी को पता है कि बिहार के भीतर इस बार युवा तबका निकला है, तो पहली बार वाला तबके को तो पता ही नहीं है कि जंगल राज क्या होता है। तो 18 से 19 साल की उम्र के बच्चों ने जो वोट डाला वह एनडीए को नहीं दिया, नीतीश कुमार को नहीं दिया, क्योंकि उनकी हालत जन्म के बाद से उन्होंने देखा समझा परखा है। और जो 16 और 17 फॉर्म भरकर लगभग 20-21 लाख नए जो वोटर आए, अगर वो उन्होंने ज्यादातर वोट 1% ही सही, जो 1% का मार्जिन दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल के भीतर में कि उन्होंने कितना वोट दिया है, उसका आंकड़ा हमारे पास आया है। उस आंकड़े के हिसाब से जो पहली बार वोट डाल रहे थे उसमें उन्होंने 46% वोट जो है महागठबंधन को दिया और 37% एनडीए को दिया। तो जाहिर है यही आक्रोश तो पटना की सड़कों पर था। उसके बाद आता है 20 to 29 जो बेरोजगारी के लिए सड़कों पर है, लाठी खा रहे हैं, उनका परसेंटेज भी महागठबंधन के पक्ष में है, तकरीबन 44%, जो एग्जिट पोल के भीतर से निकल कर आया है। जिन्होंने एक लाइन से एनडीए को जिताया है वो जानते हैं कहां नब्ज पकड़नी है, और 37% वोट उन्होंने एनडीए को दिया है। लेकिन इसके बाद से खेल पलटना शुरू हो जाता है। उम्र 30 से लेकर 70 तक अगर आप चलते चले जाइएगा तो एनडीए के हिस्से में 43% से 51% तक वोट जाते हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन के हिस्से में 35 से 42% तक आते हैं, यानी उसके नीचे हैं, और इनकी तादाद ज्यादा है। यहां पर दो बातें और समझनी चाहिए। महिलाओं को ना तो उम्र के दायरे में रखा गया, ना महिलाओं को जातियों के दायरे में रखा गया। और महिलाओं को जब जातीय के दायरे में नहीं रखा गया तो इसको भी आपको परखना चाहिए कि दरअसल एक झटके में मुस्लिम यादव समीकरण बिहार में काम कर गया, इसको एनडीए ने मान लिया। लेकिन यादव माइनस ओबीसी यह पूरा वोट एक लिहाज से लगभग 63% एनडीए के पास चला गया, और 19% ही आया महागठबंधन के पास। अब आप कहेंगे ये कैसे मान लें? मानिए मत, ये एक पर्सपेक्टिव है जो बार बार एग्जिट पोल के जरिए इस दौर में क्रिएट किया गया है। और इसके पैरेलल में जो ईबीसी है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, उसका भी सिर्फ 26% वोट ही दिखाया जा रहा है महागठबंधन के पास, और एनडीए के पक्ष में 58% तक दिखलाया जा रहा है। यहां तक कि जो दलित है उसने भी सिर्फ 29% ही दिया है महागठबंधन को, और एनडीए को दे दिया है 49%। यानी दलित हो, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, यहां तक कि जनरल हो,
जिसमें सिर्फ जनरल 14% ही देता है, यानी अपर कास्ट, महागठबंधन को, और बाकी एनडीए के हिस्से में चला जाता है 65%। सिर्फ एक यादव और मुस्लिम, उसका यादवों का 90% और मुस्लिम का 79% महागठबंधन में दिखाया जा रहा है। इस पर्सपेक्टिव के बीच महिलाएं बिल्कुल अलग थलग लाकर खड़ी कर दी गई, क्योंकि महिलाओं के आसरे यह खुले तौर पर बताया गया कि जितनी वोटिंग महिलाओं के जरिए एनडीए के पक्ष में हुई, और उसके साथ साथ रूरल और अर्बन बिहार के भीतर भी लगभग 1 से 3% तक वोट ज्यादा एनडीए को मिले। यानी ध्यान दीजिएगा, तो 1 से 3% एक एवरेज माना गया, क्योंकि आपको 18 सीट से लेकर 45 सीट के बीच का ही पूरा खेल खेलना है। इतनी ज्यादा सीटें आपकी होंगी, यह आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं ओवरऑल। शायद इसीलिए आज जब एग्जिट पोल को लेकर सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से, उनका जवाब क्या था पहले सुनिए, उसके बाद एक दूसरा चैप्टर इसी एग्जिट पोल का खुलेगा। जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। ये बात महत्वपूर्ण तो है कि लाखों की तादाद में वोट ज्यादा हुए और पहली बार बिहार में इतना परसेंटेज बढ़ा। वो क्या सत्ता को बरकरार रखने के लिए निकल कर आ गया सामने? सामान्य तौर पर यह कैसे संभव हो सकता है, यह अपने आप में एग्जिट पोल से सवाल पूछा जाना चाहिए। हालांकि रिजल्ट अभी आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक नैरेटिव बनाने की प्रक्रिया है, उसके भीतर हमें लगता है कि आज ही जारी किया गया एक्सिस माई इंडिया का, उसका जरा नैरेटिव को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो अपने तौर पर बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर चुका है, नौकरी कर रहा है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो 9th पास है, 10th पास है, 12th पास है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो एनडीए को वोट डाल रहा है। जो पढ़ा लिखा तबका है वह महागठबंधन को ज्यादा वोट डाल रहा है। एक्सिस माई इंडिया ने इसको बड़ी खूबसूरती से बतलाया, और इसमें अंतर भी है। जैसे जो स्कूल नहीं जानते हैं, 1% ज्यादा एनडीए के पक्ष में गए। जो 9वीं तक पढ़े हैं 2% ज्यादा गए एनडीए के पक्ष में। जो 10वीं तक पढ़े हैं वो लगभग 5% तक एनडीए के पक्ष में चले गए। जो 12वीं तक पढ़े हैं वो लगभग 3% ज्यादा चले गए एनडीए के पक्ष में, यानी महागठबंधन के पक्ष में नहीं गए। लेकिन जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट 1% एनडीए के पक्ष में ज्यादा होता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट 3% कम हो जाता है एनडीए के हिस्से में, वो महागठबंधन को देता है। और जिन्होंने बेहतरीन पढ़ाई की और तमाम चीजें की, वह भी 3% ज्यादा खड़े हो जाते हैं महागठबंधन के पक्ष में। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में अगला सवाल यह भी है कि जब आप युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो जनसुराज और प्रशांत किशोर कहां पर टिकेंगे? हमारी टीम ने कहा कि देखिए ऐसा है, वो कितनी सीट जीतते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जनसुराज ने लगभग 40 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव डाला है। उन्होंने बाकायदा लिस्ट बनाई हमारी टीम ने कि जनसुराज ने जो असर डाला है
अब 40-42 सीट पर, जैसे बांका में अमरपुर और ढोरिया, दरभंगा में दरभंगा ग्रामीण, गया के इमामगंज और शेरघाटी में, गोपालगंज में हथुआ और कुचालकोटे में, जहानाबाद में घोसी और जहानाबाद में, कैमूर में भभुआ में, कटिहार में बलरामपुर और कवर्धा में, किशनगंज के बहादुरगढ़ में, लखीसराय के सूर्यग्राह में, मधेपुरा के आलमनगर और मधेपुरा में, मधुबनी के बिस्फी और जंजारपुर में, मुंगेर के तारापुर में, मुजफ्फरपुर के बच्चाहान, गायघाट, कांटी, सकरा में, नालंदा के हिलसा में, नवादा के हिसुआ में, पश्चिमी चंपारण के लरुइया और नौतन में, पटना के बांकीपुर और पटना साहिब में, पूर्णिया में, पूर्वी चंपारण के चिरैया, मोतिहारी, नरकटिया और पिपरा में, सहरसा के महिषी में, समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में, सराय रंजन में और वारिसनगर में, सुपौल में, वैशाली के महुआ वैशाली में और यहां तक कि छपरा में भी असर डाला है। सवाल यह है कि यह असर अगर डाल रहा है तो यह ज्यादातर डेंट नीतीश कुमार और बीजेपी को कर रहा है, लेकिन एग्जिट पोल जब आपको दिखा रहा है तो बता रहा है कि जिन जगहों पर जन स्वराज प्रभावी है उन जगहों पर एनडीए जीत रहा है। यह भी एक अजीबोगरीब स्थिति है और इस अजीबोगरीब परिस्थिति में एक झटके में तेजस्वी को खारिज भी कैसे कर दिया जाए, जो कि अपने बूते पर यह पूरा चुनाव लेकर चल रहे थे। राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं बीजेपी के, वह भी सामने आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने तेजस्वी का नाम ही नहीं लिया और कहा कि यह चुनाव तो नीतीश और लालू के बीच था, मोदी और राहुल के बीच था। सुनिए, 17 में से 13 ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को बहुमत दिया है और मेरे नज़र में ये मुख्य कारण ये है कि ये चुनाव था नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में, ये चुनाव था नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में। इसके बाद बिहार के लिए जो विकास का जो परसेप्शन था और विकास सचमुच हुआ है, ये था महिलाओं का, मतदाताओं का आगमन और सबसे बड़ी संख्या में 9% से ज़्यादा वृद्धि हुई है उनकी। यानी बिहार के चुनाव को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जाए और प्रधानमंत्री मोदी की छवि और उस पैमाने पर बीजेपी को मिलने वाले वोट को भी सामने रख दिया जाए, जबकि बिहार के भीतर पड़ने वाले वोटों की तादाद, माहौल, रैलियों का हुजूम, ये तमाम चीजें आपने देखी परखी होगी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार चुनाव में सबसे कम रैलियां की हैं। कुल मिला के 20-21 बार वो मैदान में नजर आए। नीतीश कुमार उससे कहीं ज्यादा बार, 100 बार के लगभग वो नजर आए हैं। यहां पर एक सवाल और है कि दरअसल एनडीए के भीतर जो चल रहा है उसको लेकर नीतीश कुमार के जरिए भी नैरेटिव बनाया जा सकता है। पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लग गया, 25 से 30 फिर से नीतीश, और संयोग से हर चुनाव में इससे पहले नीतीश कुमार सामने आते थे और बोलते थे, बताते थे और कहते थे कि ठीक है, एग्जिट पोल अपनी जगह पर है लेकिन इंतजार कीजिए और इस तरीके से हमारा अपना प्रदर्शन अच्छा रहा होगा, हमने ये काम किया है। वो हर बात को रखते थे। इस बार वो सामने नहीं आए। इस बार उन्होंने चुनाव प्रचार के बीच में जो बिहार के लोगों के नाम संदेश जारी किया, उसकी एक लाइन लोगों के भीतर तक चली गई। वो लाइन थी कि मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, 20 सालों में मैंने सिर्फ बिहार के लिए किया है। वो नीतीश कुमार आज मंदिर में, गुरुद्वारे में, दरगाह में, तमाम जगहों पर नजर आए। वो गए, वो कहीं कुछ कहा नहीं उन्होंने, वो सिर्फ एक विजुअल है जो रेंग रहा है। लेकिन उस विजुअल को आपको दिखाएं, उस तस्वीरों को आपको दिखाएं, उससे पहले एक बात और समझिए कि दरअसल एनडीए के भीतर जनता दल यूनाइटेड की सीटें बढ़ रही है, यह कमोवेश हर कोई कह रहा है। जो एग्जिट पोल है वो भी कह रहा है बीजेपी की सीटें उनकी तुलना में कम हो रही है, यह भी कहा जा रहा है। अब यहां पर एक और सवाल है, नैरेटिव एनडीए के लिए बनाना है, नैरेटिव बीजेपी के लिए नहीं बनाना है, नैरेटिव नीतीश कुमार के लिए नहीं बनाना है, वो नैरेटिव एनडीए के लिए बनाना है। लेकिन उस नैरेटिव के दायरे के भीतर का सच एग्जिट पोल में आपको इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि वह बाइफरकेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के जरिए किया नहीं गया। मसलन आप देखिए, जैसे पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में 21 सीटें हैं। पिछली बार 17 सीटों पर एनडीए जीती थी, इस बार वह 10 से 12 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तमाम जगहों पर उसको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है
और ये सारी परिस्थितियों में अगर आप सीतामढ़ी का जिक्र भी करेंगे तो वहां पर परिहार है, बाजपट्टी है, सीतामढ़ी है, बेलसंड है, रीगा है, ये सब महागठबंधन के हिस्से में जा रहा है। और इसके बाद अगर आप सीमांचल के इलाके में आएंगे तो वहां एआईएम दिखाई नहीं देगी, आरजेडी ठाकुरगंज में, कोचदामन में, कांग्रेस किशनगंज में, बहादुरगंज में। अब आप अररिया में आएंगे तो आरजेडी रानीगंज में जीत रही है, एआईएम से टक्कर उसकी जोकीहाट में जरूर है, लेकिन अररिया में खुद कांग्रेस जीत रही। ये सारी परिस्थिति अपनी जगह बताती जरूर है, लेकिन नैरेटिव बनाने के लिए आपको एक ऐसी तस्वीर भी सामने रखनी होगी जिस तस्वीर के आश्रय कहें कि दरअसल जीत इस वजह से मिली है, और वो चेहरा और तस्वीर एनडीए के पास आखिर में नीतीश कुमार का ही है। जो सीएम होंगे या नहीं होंगे अभी भी कोई नहीं कहने को तैयार है, इतने एग्जिट पोल की जीत के बावजूद भी, क्योंकि प्लान और चैप्टर्स तो कहते हैं कि तैयारी हो रही है, वो जब तक इंप्लीमेंट होगा नहीं पूरे तरीके से तब तक सब खामोशी बरती और उसके बाद एक नई परिस्थिति सामने उभरेगी। लेकिन नीतीश कुमार की उन तस्वीरों को तो देखिए, मंदिर में, गुरुद्वारे में, दरगाह में नीतीश कुमार। खाली मालवे करवे किया जब शब्द दे दिया था तुरंत स्टार्ट कर दिया इसे नीतीश कुमार लगातार पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। कौन? नहीं थोड़ा सा। असल में बिहार के इस चुनाव में तीन ही तो असल मुद्दे या तीन ही असल वोट बैंक है। पहला वोट बैंक जो सबसे बड़ा है वो महिलाओं का माना गया, जिसको बीजेपी या कहें नीतीश कुमार की वजह से पूरे एनडीए को मिल गया। ये मैसेज एक नैरेटिव के जरिए बार बार बना दिया गया। दूसरी परिस्थिति थी युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर और इन सब के बीच उन सवालों को लेकर जो बिहार के भीतर विकास ना आ पाना, बेरोजगारी की परिस्थितियों में और मुश्किल हालात को जीना, नई पीढ़ी के सामने कोई नया विजन बीते 20 बरस में नहीं आ पाया तो आगे कैसे आएगा, और देश में 11 बरस में अगर चीजें धुंधला रही हैं तो फिर वो कैसे सामने आएगी। लेकिन उसको भी बांट दिया गया, यानी महिलाएं एक मुश्त चली गई एनडीए के पास, युवा बट गया। 18 बरस से लेकर 29 बरस तक का युवा तो महागठबंधन के साथ, लेकिन 30 से लेकर 70 प्लस सब एनडीए के पास। उसके बाद जो तीसरा मुद्दा होता है वो जाति के आधार पर वोटिंग होती है। जाति के आधार पर भी वोट को बाइफर्केट इस तरीके से प्लानिंग के तहत जो बताना है, जो एग्जिट पोल ने किया काम, उसमें यही बताना है कि सिर्फ यादव और मुस्लिम महागठबंधन के साथ और कोई नहीं। अपर कास्ट तो 60% से ज्यादा एनडीए के पक्ष में और 14-15% महागठबंधन के पक्ष में, और उसके अलावे ओबीसी, ईबीसी यह भी लगभग 60% और उससे कुछ ज्यादा एनडीए के पक्ष में और लगभग 20-25% महागठबंधन के पक्ष में। शेड्यूल कास्ट यह भी 20 से 30% के बीच में महागठबंधन के बीच में, लेकिन 50% एनडीए के पक्ष में। दरअसल राजनीति के इस मिजाज के भीतर का सच नैरेटिव ही है क्या, यानी तीनों मुद्दे ध्यान दीजिए तो वो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, वो युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, वो जाति के आधार पर वोटिंग के मुद्दे हैं। तीनों मुद्दों के परसेप्शन एग्जिट पोल के जरिए एक झटके में खारिज कर दिए गए, ये जानते समझते हुए कि अति पिछड़ा हो, दलित हो, सवाल कौन उठा रहा है। ये जानते समझते हुए कि बेरोजगारी हो, युवाओं का संकट हो, सवाल कौन उठा रहा है। ये जानते समझते हुए कि एक तरफ जन स्वराज भी है जो बच्चों का जिक्र करके मां बाप से कह रही है कि भविष्य का बिहार कैसा हो, वह भी खारिज हो गया। एक नए तरीके की नई परिस्थितियों के बीच एग्जिट पोल भारत के भीतर एक फोर्थ स्टेट के तौर पर नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक
अनडेमोक्रेसी के एस्पेक्ट से एक नई परिस्थिति में खड़ा हो गया है। उसे कौन कैसे किस रूप में परखे खत्म करे, शायद यह अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी इंतजार तो कीजिए 14 तारीख का ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।